हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बायो का आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अभी तक जो हमने पढ़ा था कि ये सेल का इंट्रोडक्शन, सेल होता क्या है, और उसके बाद जो हमने पढ़ा कि सेल को किस किसने डिस्कवर करा, क्या सेल थ्योरी बनाई गई, किस किसने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। आप लोग टाइम से होमवर्क सेंड करते रहिए बच्चों, अच्छी बात नहीं है। मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, आप लोगों की पढ़ाई है भाई, देखो सोचो थोड़ा सा, है ना। अच्छी बात थोड़ी है कि मैं कॉल कर करके सबको कह रहा हूँ भैया वीडियोस देखिए, होमवर्क सेंड करो। अपने आप टाइम से सभी होमवर्क सेंड कर दिया करो। मेरा क्या है, मेरा तो देखो आपके बाद नए बैच आएंगे, हो ही जाएगा सब, लेकिन कम से कम अच्छे मार्क्स लेके पास होना तो मुझे भी खुशी मिलती है। और मेरी आदत ऐसी है नहीं कि बस जल्दी से कराओ टाइम पास। अब सुनिए मेरी बात, हम लोगों को जो पढ़ने हैं बेटा, आज पढ़ने हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, कि हम लोग सेल को कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि सेल जो होता है ना वो बहुत बहुत छोटा होता है। उसको हम ऐसे, या कि मेरे सामने सेल है ना तो मैं देख नहीं पाऊंगा कि है भी या नहीं। नेक्ड आई से मैं उस सेल को नहीं देख सकता। इसी वजह से हम लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने पड़े जिससे मैं सेल की स्टडी करता हूँ, सेल के बारे में पढ़ाई कर सकता हूँ, सेल की अंदर की छोटी छोटी चीजों को देख सकता हूँ। तो उन्हीं में से जो इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। जो सेल, माइक्रोस्कोप नाम क्यों पड़ा बेटा, माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है बहुत छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रो चीजों को भी हमें जूम करके बता दे, दिखा दे। जो डाउट्स हो उसको माइंड में रखना, हम डिस्कस करेंगे, पूछेंगे आपसे, है ना। तो माइक्रोस्कोप जो है बेटा वो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के माइक्रोस्कोप आते हैं। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मेरा लाइट माइक्रोस्कोप। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। जैसा कि इसमें नाम आ रहा है लाइट, ये किसको यूज करता है, सनलाइट को। किसको, सनलाइट। इसके पास मान लीजिए इसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट के पास हम जो लाइट, जो हम इसको ऑब्जेक्ट को देखेंगे, हम अपने आसपास, जैसे तुम्हारे पास, तुम्हें किसी अंधेरा है, तुम्हें किसी चीज को देखना है तो लाइट ऑन करते हो। उसी तरीके से इसमें भी अगर हमें ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करना है, पढ़ना है, स्टडी करनी है, तो किसकी मदद से करेंगे, लाइट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लाइट की मदद से। तो इसकी, इसी वजह से इसका नाम लाइट माइक्रोस्कोप पड़ा। जनरली कौन सी लाइट यूज करता है बेटा, ये सनलाइट। जनरली कौन सी लाइट यूज करता है बेटा, ये सनलाइट। इस माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। जो आपके स्कूल में लैब्स हैं, बायोलॉजी लैब्स, उसमें जो हमारा माइक्रोस्कोप पाया जाता है वो यही माइक्रोस्कोप होता है, सबसे कॉमन माइक्रोस्कोप, है ना। बेटा एक बात याद रखना, आप लोगों के लिए ना डिफिकल्ट होगा टेंथ, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे इस साल टेंथ में, उनको तो पेपर आसान आ जाएगा, जो मुझे लग रहा है फील, क्योंकि सिलेबस कम होगा। मगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगले साल है बोर्ड आपका, तो आपको तो पूरी मेहनत करनी है, बल्कि डबल मेहनत करनी है आपको, ठीक है। क्योंकि पैटर्न चेंज होगा, कुछ नया आएगा। तो इसलिए प्लीज, जो बच्चे इस समय 9th में है और जो 11th में आए ना, उनको मेहनत बराबर करनी है। हालांकि 10th 12th वालों के लिए तो बहुत रिलैक्सेशन मिलने वाली है इस बार, क्योंकि उस साल बोर्ड उनका थोड़ा होगा भी नहीं होगा कुछ पता नहीं। और अमेरिका में तो ऐसा हो गया है कि 1 साल के लिए बंदी हो गया है स्कूल, पढ़ाई जारी है लेकिन। अब सुनिए, तो लाइट माइक्रोस्कोप बोलेंगे या कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलेंगे, किसको यूज करता है, ये सन को, ठीक है। इसके आगे सुन लीजिए मेरी बात। इसमें जो है हमारे पास बेटा, जो इसकी मैग्निफिकेशन पावर है, ये जो मैग्निफिकेशन पावर का मतलब, जो ये जूम करके दिखाता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, वो 300 से 1500 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है, यानी 300 से 1500 गुना ज्यादा, बहुत बड़ा साइज, ठीक है। इसके अंदर जो यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, लेंसेज। ये क्या यूज करता है, लेंसेज को यूज करता है। इट यूजेस ग्लास लेंसेज। इसके अंदर क्या लगे रहते हैं बेटा, ग्लास लेंसेज लगे रहते हैं। और बेटा इसके अंदर हमें कोई भी वैक्यूम की जरूरत नहीं है। मैंने पढ़ाया था वैक्यूम क्या होता है, जहां कुछ भी नहीं पाया जाता, एब्सेंस ऑफ मैटर, ठीक है। हम इसमें जनरली सनलाइट को यूज करते हैं, बट हम लोग इसमें अपने पास से भी लाइट को पास करा सकते हैं, ठीक है, समझिए मेरी बात को। आर्टिफिशियल लाइट कुछ नहीं होगा, कभी सोचो आर्टिफिशियल लाइट, लाइट तो सन की ही होती है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से कुल मिला के लाइट पे वर्क करता है, ये लाइट को यूज करता है। लेकिन सबसे कॉमन लाइट हम दिन में देखेंगे तो सनलाइट की मदद से इजिली हम काम
कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें इंटरनल वैक्यूम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहां तक समझ में आया? इसके बाद सुनिए, ये हो गया मेरा कौन सा माइक्रोस्कोप खत्म, लाइट माइक्रोस्कोप खत्म। अगर कभी पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। जिसके भी कोई डाउट है वो मेरे पास मैसेज करते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी भी मैसेज करते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो अभी सुनिए आगे। अब अगला जो माइक्रोस्कोप आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ही, जब हमें इलेक्ट्रॉन लेवल पे हमें पढ़ना होता है। एटम तो पढ़ लिया, अब एटम के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में, एटम एंड मॉलिक्यूल के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो अगर एटम के और डीप जाना है तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक छोटा सा नाम बता रहा हूँ माइक्रोस्कोप का, वो सिलेबस में नहीं है। उस माइक्रोस्कोप का नाम है STM, स्टर्निंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या खासियत है सुन लीजिए बेटा। ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और इसके अंदर क्या यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक ऐसी मैग्नेट जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो मैग्नेट आएगी, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। 10th में एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी के लिए सुन लो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं मारना, कि इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसको यूज करता है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक तरीके की मैग्नेट ही होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है। बेटा जैसा कि नाम आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन, ये किसको यूज करता है, इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपका काम नहीं है। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि भैया कैसे करेंगे, वो आप सब आगे पढ़ोगे एडवांस बायोलॉजी में, जब आप 11th-12th में आओगे। अभी के लिए पता होना चाहिए बस हमें कि हाँ जब हम, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो आपको केमिस्ट्री में चलेगा पता, तो चिंता मत करो, बस अभी के लिए सुन लो कि इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बीम, बीम मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं तो एक साथ फ्लो होते हैं, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद बेटा सुन लीजिए, इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ज्यादा है। कितना है, 1 लाख टू 5 लाख। मैग्निफिकेशन कितना, खुद देखो कितना बड़ा करके दिखाता होगा, 1 लाख टू 5 लाख, ओके। और ये गिलास को यूज नहीं करता, किसको करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को। और इसके अंदर इंटरनल वैक्यूम, यानी अंदर वैक्यूम होना ही चाहिए, इज एसेंशियल। बिना अगर वैक्यूम हम नहीं देंगे इसके अंदर तो ये वर्क ही नहीं कर पाने का, ठीक है। इंटरनल, अभी ये कोई नहीं पूछेगा आपसे क्यों चाहिए कैसे चाहिए, बस अभी हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या लाइक टॉपिक था बता दिया है, आधे स्कूल में तो कराएंगे भी नहीं है, समझ लो, ठीक है, बताया भी नहीं होगा। बस पता होना चाहिए कि 2 तरीके के माइक्रोस्कोप है, छोटी छोटी चीजें पढ़ो, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते चलो, एकदम भंडार हो जाएगा नॉलेज का कुछ दिनों बाद, ठीक है। आया, तो ये 2 माइक्रोस्कोप हमारे होते हैं। और ये जो माइक्रोस्कोप थे ना बेटा, ये किसने बनाया, सुन लीजिए। आपका एक साइंटिस्ट थे, नोल एंड रुस्का, जर्मनी में, नोल एंड रुस्का, 1932 में बनाया था। मगर यूज कब किया गया ये पहली बार, 1940 में, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा खत्म होता है, ज्यादा डीप में मत घुसो, इसको जो मेन टॉपिक है उसमें डीप में घुसना है हमें, ये तो था इसलिए बता दिया। अब मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट्स से बनाते चलेंगे, ठीक है। सुनिए मेरी बात। एंड मेरी ना देखो, मैं सुनो, मुझे कुछ ही दिन जा रहे हैं कि ना मैं गुस्सा करने के लिए मजबूर मत करना। होमवर्क नहीं आ रहा है बच्चों का, बेटा पढ़ाई ना मेरी नहीं है आपकी है, आप ही के लिए कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वरना ना कोई पूछेगा भी नहीं, वरना देख लेना कोई पूछता भी नहीं है कि कौन कर रहा है, मतलब भी नहीं होता किसी को कि कोई होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा। आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक है। यहाँ मैं पागलों की तरह आपके पीछे पड़ा रहता हूँ डाउट्स के लिए, होमवर्क के लिए, कोई अच्छी बात है क्या ये? क्यों? क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से हर चीज क्लियर हो जाए, मगर उसी का आप लोग यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। पता चलेगा ना जब कोई पूछता नहीं है ना तब पता चलता है। तो प्लीज थोड़ा सीरियस रहिए सब। जो इन बच्चों को होमवर्क टाइम से आ रहा है बहुत गुड, वेरी गुड, ऐसी करते रहिए।
जरूर हमेशा डेफिनेटली मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले, और जो होमवर्क टाइम से सेंड नहीं कर रहे भाई दिक्कत है। अब आगे सुनिए, ये मेरे पास खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ चीजें बताने वाला हूं मैं आपको अभी आगे। अब हम पढ़ेंगे सेल्स कितने तरीके के होते हैं, सेल्स के टाइप्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेल कि सेल के टाइप्स। अब हम धीरे धीरे सेल के अंदर घुसते चले जाएंगे, सेल का स्ट्रक्चर, सेल में क्या क्या पाया जाता है, फुल फॉर्म्स उनकी। तो पहले पढ़ते हैं सेल की। सेल सेल को पढ़ते कैसे, डिस्कवर किसने करा वो पढ़ लिया। सेल को पढ़ते कैसे, स्टडी कैसे करेंगे वो हमने पढ़ लिया, माइक्रोस्कोप कितने तरीके के। अब पढ़ेंगे सेल कितने तरीके के होते हैं। तो सेल पढ़ने से पहले सुन लीजिए मेरी बात, आज एक बहुत चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले, अभी कोई लिखेगा नहीं, सुन लीजिएगा, लिखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सुनिए मेरी बात, जो बात बताने वाला हूं आज आपको, इस ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर ऑफ टू टाइप्स, वो दो तरीके के होते हैं बच्चों। देखो बहुत अच्छी चीज सीखोगे आज, जो आज फैल भी रहा है वायरस, उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप, इस धरती पे दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला वाला होता है नॉन सेल्यूलर, कहोगे ये क्या कह दिया भैया आपने, बताएंगे अभी। और दूसरा होता है सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दो तरीके के। नॉन सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल से मिलके नहीं बनता। ओके भैया, अभी तो आपने पढ़ाया था कुछ दिनों पहले क्या, कि हर चीज सेल है, हर, मैंने कहा हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बच्चों एक एक्सेप्शन है, याद है, वायरस। वायरस बहुत गंदी चीज है, क्या, कि वो सेल से मिलके ही नहीं बनता। मैंने बताया था ना, सेल थ्योरी में एक्सेप्शन है वायरस। तो केवल एक ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनिज्म जो सेल से मिलके नहीं बनता, दैट इज वायरस। केवल एक ही होता है, ज्यादा नहीं, केवल एक। कौन होता है, केवल वायरस। यानी वायरस जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सेल से मिलके ही नहीं बनते, नॉन सेलुलर है बस। और वायरस ना बेटा जब तक जिंदा नहीं रहता, जब तक उनको कोई लिविंग बॉडी ना मिल जाए। मान लीजिए मेरे आसपास, भगवान ना करे कभी आए, वायरस पड़ाओ कोई, ठीक है, तो वो मरा हुआ है, अब उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ अगर वो किसी की बॉडी में एंटर कर गया तो वो एक्टिव हो जाएगा। यानी वायरस को जिंदा रहने के लिए, कहते हैं तू जरूरी सा है जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से समझो क्या, कि वायरस तभी जिंदा रहते हैं जब उनको किसी की बॉडी, किसी कोई लिविंग बॉडी मिल जाती है, वरना बेकार है। ये जो वायरस है वो कभी एक्टिवेट होगा जब वो किसी की बॉडी में एंटर करेगा, अदरवाइज तो कूड़ा है, 3-4 घंटे में करके खुद ही खत्म हो जाएगा। अगर हाँ किसी को बॉडी मिल जाती है उसकी, तो वो एक्टिव हो जाएगा और बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग हुआ ना कि लॉकडाउन क्यों करा गया है, लॉकडाउन ताकि वो वायरस ना फैले, क्योंकि वायरस को जिंदा रहने के लिए किसी की बॉडी की जरूरत होती है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, नॉन सेल्युलर, केवल वायरस। तो ये मैंने बता दिया है फिलहाल। अब जो सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जैसे नाम आ रहा है, जैसे हम सब जो सेल से मिलके बनते हैं। अब तो ठीक है, तो सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, सुनते रहिए मेरी बात, बनाते चलिए। सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, PROKARYOTS। दो तरीके के सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और होते हैं यूकैरियोट्स, EUKARYOTS। कुल मिला के मैं ये भी कह सकता हूं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो तरीके के सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो तरीके के सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि ये दो आते हैं, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, इंटरनल, एक मिनट पहले मैं एक चीज बता देता हूं, इंटरनल वैक्यूम क्या होता है। इंटरनल वैक्यूम कुछ नहीं होता, इंटरनल वैक्यूम का मतलब होता है, इंटरनल वैक्यूम का मतलब होता है कि बेटा कुछ भी नहीं है अंदर, खाली जगह क्रिएट कर दी, बिल्कुल एक छोटा सा गैस का पार्टिकल में नहीं, बस इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। इंटरनल वैक्यूम का मतलब एब्सेंस ऑफ मैटर। एंड वायरस अपने एक्टिवेट, और ठीक है, एब्सेंस ऑफ मैटर। एंड प्लीज वायरस पे ज्यादा ध्यान ना दें सभी, इतना डीप नहीं जाना वायरस का, अभी सुनेंगे बस। लेकिन वायरस जो वर्क करता है वो हमारी बॉडी में जाके हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको ब्रेक करता है बस। हमारा, हम लोग वायरस की वजह से नहीं मरते, वायरस की वजह से जो परेशानी हो रही है, जो नई नई बीमारी आ रही है, उनसे मरते हैं। ये जो आपने सुना है ना कोरोना वायरस, वो कोरोना वायरस की वजह से हमारी डेथ नहीं होती। वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो कुछ चीजों को इफेक्ट डालता है, हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारा
डिफेंस सिस्टम है जिससे जो लड़ता है बीमारियों से, उस पे इफेक्ट डालता है। जैसे लंग्स पे चिपक गया वायरस, उसने तो कुछ नहीं करा, लंग्स में चिपकने से क्या हुआ, हमें सांस नहीं आया, सांस नहीं आया तो हमें बीमारी हो गई, उस बीमारी से हमारी डेथ हो गई, भगवान ना करे कभी हो, है ना, होगी कभी ना कभी, अभी ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से वायरस कुछ नहीं करता, बस वायरस हमारे किसी पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट डालता है, और उसकी वजह से, उस कारण से जो हमें बीमारी होती है, उसकी वजह से हमारी फिर प्रॉब्लम होती है। अब आगे टॉपिक पे आते हैं। सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दो तरीके के, एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होता है यूकेरियोट्स। अब सुन लीजिए प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस भी बता रहा हूं, सुनते रहिए मेरी बात, लिखते चलेंगे, शॉर्ट में नोट्स बनाते चल रहे हैं, सभी लिखते चलेंगे। दो तरीके के सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स। क्या होते हैं, सुन लीजिएगा मेरी बात, सुनिए। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर इनकम्प्लीट सेल पाए जाते हैं, यानी सेल तो है, मतलब इनकम्प्लीट सेल। इनकम्प्लीट का मतलब आधे अधूरे, उनका पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना है। प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव मतलब पहली स्टेज में जो सेल पाए जाते हैं, पहली स्टेज पे। दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें इनकम्प्लीट सेल पाए जाते हैं। क्या, इनकम्प्लीट, आधे अधूरे सेल पाए जाते हैं। और प्रिमिटिव सेल मतलब स्टार्टिंग लेवल के सेल पाए जाते हैं। प्रिमिटिव का मतलब प्राइमरी सेल्स, ठीक है। सुन लीजिए, इनके पास कौन से सेल पाए जाते हैं, जो इनके अंदर सेल होते हैं उन सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। अलग से पढ़ाऊंगा ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। इन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल पाए जाते हैं वो कौन से सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। अभी अलग से पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक सेल कैसे। सेल इनकम्प्लीट सेल पाए जाते हैं इनके अंदर, प्रिमिटिव सेल, और वो जो सेल होते हैं उन सेल्स को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल। शॉर्ट में लिख पा रहा हूँ, सुनते चलिए, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसके बाद सुन लीजिए क्या होता है, इनके पास सारी चीजें होती है, बट क्या नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हम आगे पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, अभी के लिए सुन लो क्या होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है कि इन आधे अधूरे है ना, तो सारी चीजें नहीं पाई जाती, तो इसके अंदर क्या कमी रहती है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है, क्या कमी रहती है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर पाई नहीं जाती, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, बस इतना ही बहुत है इसके अंदर समझाने के लिए। इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, आर्की बैक्टीरिया, एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म है ये, जो जो कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स। ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू जो ये है ना, ब्लू साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। जो साइनो बैक्टीरिया होता है, साइनो CYNO, उसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, 33-34 करोड़ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कितना पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ, डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में खूब पढ़ना, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर इनकम्प्लीट सेल होता है, प्रिमिटिव सेल होता है, सेल की काफी चीजें पाई जाती हैं, मोस्टली चीजें होती हैं, मगर क्या कमी रहती है, लैक किस चीज की कमी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन का मतलब कोई भी कवरिंग लेयर, आउटर लेयर। जैसे इस ब्लैक बोर्ड की जो लेयर है वो ये जा रही है, ये लेयर है ब्लैक बोर्ड की, इस ब्लैक बोर्ड को किसने कवर कर रखा है, इस लेयर ने। उसी तरीके से जो न्यूक्लियस को कवर करती है उस लेयर को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो इनके अंदर नहीं पाई जाती, आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड, जो अनडिफाइंड होता है। न्यूक्लियोइड मतलब पूरी तरीके, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड, वो न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। मैं रिपीट कर रहा हूं अभी सारी चीजें, 2 मिनट सुनिए सभी, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए सभी चीजें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं पाई जाती, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आती उनमें क्या उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। उनके जो न्यूक्लियर रीजन है, जो जहां न्यूक्लियस पाया जाता है, उस रीजन को न्यूक्लियस ना कह के क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोइड। क्योंकि इनके पास क्या है, कमी है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर वो मेम्ब्रेन आ जाती तो क्या कह देते, न्यूक्लियस। अब मेम्ब्रेन नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बेटा, आर बैक्टीरिया, ARCHAE, BACTERIA।
हाँ, तो मैंने अभी आपको क्या बताया बच्चों कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। क्या कमी रहती है? इनकम्प्लीट होते हैं ये सेल्स। किसकी कमी रहती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। और इसी वजह से उनके न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड। क्या? न्यूक्लियोइड। एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, आर्के बैक्टीरिया, ग्लूब्रिनरी, साइनोबैक्टीरिया ही कहते हैं जिससे हम, ठीक है। उसी तरीके से आता है हमारा यूकेरियोट्स। सुन लीजिए मेरी बात, ये वो होते हैं जिनके पास एडवांस सेल होते हैं। एडवांस मतलब कंप्लीट सेल। एडवांस मतलब पूरे, यानी इनके पास कमी नहीं रहती, हर चीज फुलफिल है, बढ़िया है, एक तरीके से कंप्लीट सेल है पूरे। एडवांस सेल्स होते हैं, कंप्लीट सेल्स होते हैं। और इनकी जो, इनके अंदर जो सेल पाए जाते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स के सेल को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। उसी तरीके से जो आपको देखिए, इसमें जो न्यूक्लियर होती है उसकी मेम्ब्रेन होती है। अभी हम जब स्ट्रक्चर में जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा, ठीक है। सुनो पहले सभी बात सारी ध्यान से। जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीप से तो आपको सब समझ में आएगा, कब कवरिंग है, क्या पाया जाता है। अभी सुनते रहो, चीजें ना धीरे धीरे क्लियर होंगी, है ना। पहले नए नए टॉपिक आ रहे हैं ना, तो सुनो। बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं वीडियो पॉज करने, जब भी वीडियो देख लेंगे आप बार बार देखिए, वीडियो को समझ में आएगी। एडवांस सेल होते हैं, कंप्लीट सेल होते हैं, इनके सेल को कहा, क्या कहा जाता है? ईकैरियोटिक सेल। यूकेरियोट्स हैं तो इसलिए इनके सेल को क्या कहा जाता है? जो इनके अंदर सेल पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक सेल। और ये जो होता है बेटा बेसिकली, सुन लीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये यूनिसेलुलर में भी पाया जाता है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यानी जिसके पास कंप्लीट सेल है, एडवांस सेल है, वो क्या हो जाएगा? यूकेरियोट्स। ठीक है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ेंगे आगे क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम सभी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हर ऑर्गेनेली पूरी होती है। ये जो मैंने नाम लिए ना, ये सेल के अंदर पाई जाती हैं सब चीजें। तो ये सारी चीजें पूरी होती है, यानी कंप्लीट सेल है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं लिखवा रहा। तो ये कंप्लीट सेल्स होते हैं। और इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आप प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, या अमीबा। ठीक, ये इसके क्या है बेटा? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो मुझे बताएगा। यहाँ पर मेरा ये यूकेरियोट और प्रोकैरियोट्स खत्म हो चुका है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नॉन सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। नॉन सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल से मिलके नहीं बनते। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल से मिलके, सेल्यूलर का मतलब होता है जो सेल से मिलके बनते हैं। अब सेल्यूलर भी दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स किन्हें कहेंगे? जिनके अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक। और यूकेरियोट्स जिनको यूकेरियोटिक सेल पाए जाते हैं। ये इनकम्प्लीट होते हैं, इनके अंदर पूरी चीजें नहीं पाई जाती, सेल्स में कुछ ना कुछ कमी रहती है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी रहती है। यहाँ सब कुछ पूरा रहता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सारी चीजें पूरी। जनरली ये यूनी होते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, मैं, आप लोग सभी, हम क्या है? यूकेरियोट्स, है ना। तो आया समझ में? ये हो गया बेसिक डिफरेंस। आगे सुनो, ठीक। तो इसके बाद जो हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर बेटा, वो स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल की ऑर्गेनेलिस की शेप क्या होती है सेल की। हाँ जी, अमीबा जो होता है बच्चों वो यूनिसेलुलर होता है, मैंने कल भी बताया था, अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है। तो कल हम जो पढ़ेंगे इसमें, वो हम पढ़ेंगे क्या जनरली कि स्ट्रक्चर, बस यही लास्ट टॉपिक होगा सेल में। स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा पढ़ना है, क्या कि पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है अच्छे से पढ़ना है कि उसका वर्क क्या है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है, कितने तरीके का, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक क्या होता है, एंड कि खाना कौन पचाता है, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। इसको पढ़ने के बाद मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन तो मेरा पूरी तरीके से खत्म। कल से हम स्टार्ट करेंगे डीप पढ़ना कि सेल के अंदर का स्ट्रक्चर, कि सेल होता कैसा है, ठीक है, कि उसकी शेप क्या है, ठीक है, उसकी, उसका साइज क्या होता है, कितने तरीके के पाए जाते हैं, कौन क्या काम करता है, किसका क्या फंक्शन है। आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने, अभी तक जो पढ़ा मैं डिवाइस करा देता हूँ कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। उसके बाद मैंने क्या बताया कि सेल इस धरती पे हम लोग क्या, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो यूनी या मल्टी होते हैं, मगर हमें आज एक और पता चला कि नॉन सेलुलर भी होते हैं, जैसे वायरस। इनको एक्टिव होने के लिए किसी की बॉडी चाहिए।
फिर हमने पढ़ा कि सेल किसने डिस्कवर करा, थ्योरी वगैरह तरह तरह की चीजें पढ़ी। फिर हमने क्या पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स दो तरीके के होते हैं, सेलुलर एक्टिवेटेड और उनका डिफरेंस कर लिया थोड़ा थोड़ा। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यही लंबा जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।